नमस्ते। हिंदी अध्यापक के गुण एवं कर्तव्य बताइए। हिंदी अध्यापक भाषा अध्यापक में निम्नलिखित गुण एवं कर्तव्य अपेक्षित हैं। सामान्य गुण: प्रभावपूर्ण व्यक्तित्व, मानसिक योग्यता, नैतिक बल, शैक्षिक योग्यता एवं उपाधि या शिक्षण प्रशिक्षण। विशेष गुण: हिंदी भाषा का ज्ञान, हिंदी साहित्य का ज्ञान, साहित्यिक अभिरुचि, हिंदी के प्रति गौरव एवं अपने दायित्व की भावना, भाषा शिक्षण विधियों का ज्ञान। हिंदी शिक्षक का कर्तव्य है कि कक्षा शिक्षण की पूर्व तैयारी अच्छी प्रकार से करे, तो उत्साह व्यवहार और रुचि पढ़ाए और बालकों में हिंदी के प्रति रुचि और अनुराग उत्पन्न करें। पुस्तकालय क्या है, उसकी उपयोगिता बताइए। सामान्य शब्दों में पुस्तकालय वह स्थान है जहाँ पुस्तकें रखी जाती है। पुस्तकें विभिन्न विषयों से संबंधित होती है। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार पुस्तकालय नवीन पुनर्गठित विद्यालय के बौद्धिक एवं साहित्यिक जीवन का केंद्र है और समस्त विषयों की शिक्षा के लिए इसका वही स्थान है। विज्ञान के अध्ययन के लिए प्रयोगशाला और विधिक अध्ययन के लिए वर्कशॉप है। पुस्तकालय की उपयोगिता असंदिग्ध है। यह आत्मशिक्षा का बहुत बड़ा साधन है। यह बालक की सतत शिक्षा का स्रोत है, साथ ही यह सामाजिक संपर्क का साधन भी है। पुस्तकालय बालक में स्वाध्याय की आदत विकसित करता है। हिंदी पाठ्य वस्तु के अर्थ को स्पष्ट करते बताइए कि उसका शिक्षण शास्त्रीय विश्लेषण आप किस प्रकार करेंगे। पाठ्य वस्तु के अर्थ एवं उसके शिक्षा शास्त्रीय विशेषण को साधारण स्पष्ट कीजिए। हिंदी पाठ्य पुस्तक का वस्तु का अर्थ: विद्यालय में हिंदी भाषा शिक्षण का माध्यम भी है और एक विषय के रूप में इसे पढ़ाया जाता है। एक भाषा के रूप में हिंदी का शिक्षण करने हेतु तथा विद्यार्थियों में हिंदी के चारों प्रमुख भाषाई शैली का विकास करने हेतु एक पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। प्रत्येक कक्षा के लिए हिंदी विषय का अलग पाठ्यक्रम होता है। इस पाठ्यक्रम के निर्माण में साहित्यिक रचनाओं की सर्वाधिक सहायता की जाती है, क्योंकि भाषा शिक्षण के लिए उस भाषा का साहित्य को आधार बनाया जाता है। यही कारण है कि हिंदी के पाठ्य पुस्तक में साहित्य की अनेक विधाओं जैसे कविता, कहानी, नाटक, आत्मकथा अथवा जीवनी के अंश, निबंध, एकांकिका आदि के आधार पर पाठों का निर्माण किया जाता है। हिंदी शिक्षक प्रतिदिन निश्चित कालांश में पाठ्यक्रम संयोजना के अनुरूप पाठों का रिविजन कार्य करता है तथा विद्यार्थी इन पाठों का अध्ययन करते हुए अपने भाषाई कौशल का विकास करते हैं। अतः संक्षेप में कहा जा सकता है कि कक्षा में शिक्षण अधिगम हेतु हिंदी के पाठ्यक्रम से चयनित विषय सामग्री को हिंदी की पाठ्य वस्तु कहा जाता है। शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण का अभिप्राय: शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण के विधानों को स्पष्ट करने से पहले शिक्षा शास्त्र के विधानों को स्पष्ट करना आवश्यक है। शिक्षा शास्त्र शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। शिक्षा प्लस शास्त्र अर्थात ऐसा शास्त्र या नियम हो या का ग्रंथ जिसमें शिक्षा के संबंधित सिद्धांतों आदि का उल्लेख किया गया हो, उसे शिक्षा शास्त्र कहते हैं। इन शब्दों में कहा जा सकता है कि एक आदर्श शिक्षण से संबंधित उन सभी नियमों सिद्धांतों का उल्लेख शिक्षा शास्त्र में होता है जिनके द्वारा हम शिक्षा के उद्देश्य का प्राप्त करते हैं तथा उसका मूल्यांकन भी करते हैं। शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण शब्द में विश्लेषण शब्द की ओर दृष्टिगत करना आवश्यक प्रतीत होता है। विश्लेषण का शब्द का अर्थ है किसी वस्तु आदि के अंगों को अलग अलग करके उसका अध्ययन करना। इस प्रकार विश्लेषण एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें वह प्रस्तुत सामग्री को अलग अलग हिस्सों में बांटकर उसका अध्ययन किया जाता है। इस प्रक्रिया को एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। मान लीजिए कि आप चाय पी रहे हैं। अचानक आपके मन में विचार उत्पन्न होता है कि यह चाय कैसे बनी। यदि आप चाय का विश्लेषण करें तब आपको ज्ञात होगा कि पानी, दूध, चाय पत्ती आदि के निश्चित मिश्रण को गर्म करने पर चाय बनती है। और शिक्षा शास्त्र विश्लेषण से भी तात्पर्य है पाठ्य व्यवसाय की शिक्षण प्रक्रिया आरंभ करने से पहले उसके सामर्थ्य को समझकर उसे अलग अलग खंडों में विभक्त करना तथा उसके शिक्षण के लिए उद्देश्यों का निर्धारण करते हुए शिक्षण विधियों के आदि का चयन करना और अंत में विद्यार्थी के व्यवहार परिवर्तन का मूल्यांकन करने हेतु परिविधियों का निर्माण करना। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि शिक्षा शास्त्र विश्लेषण में केवल पाठ या रचना का विश्लेषण नहीं होता पर यह पाठ कार्य तो पाठ योजना के अंतर्गत ही पूरी हो जाता है। समान प्रत्येक की पहचान और उसका इकाइयों में परिवर्तन। हिंदी शिक्षण की पाठ्यचर्या में अधिकांश पाठ्य सामग्री साहित्यिक रचनाओं पर आधारित है, यथा कविता, उपन्यास, कहानी, नाटक, जीवनी संस्करण आदि। प्रत्येक पाठ्य वस्तु की अपनी विशेष प्रवृत्तियाँ होती हैं। इन प्रवृत्तियों से विद्यार्थी को पोषित कराना इसका शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। उदाहरण के लिए कविता का शिक्षण में जहाँ केवल भाव व कला पक्ष के सौंदर्य की अनुभूति करना ही मुख्य उद्देश्य होता है, वहीं निबंध शिक्षण में विद्यार्थियों के लेखन कौशल और भाषाई ज्ञान की वृद्धि करना मुख्य उद्देश्य वस्तु और कक्षा में शिक्षण कार्य करने से पहले ही एक हिंदी शिक्षण को पाठ्य सामग्री के संप्रत्यय की पहचान कर लेनी चाहिए।
उदाहरण के लिए किसी पाठ में पाखंडों और डंबरों का विखंडन करने व ज्ञात विज्ञान का आधारित सोच विकसित करने पर बल दिया जाता है, तो किसी भक्तिकालीन कवि की रचना में सांसारिक मोह माया छोड़कर ईश्वर की उपासना पर बल दिया जाता है। अन्य शब्दों में यह कहा जा सकता है कि प्रत्येक पाठ विषय में अलग अलग भाव विचार आदि प्रस्तुत होते हैं। शिक्षण कार्य आरंभ करने से पहले ही शिक्षक का यह दायित्व बनता है कि उस पाठ्य विषय का शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण करते हुए सबसे पहले उसके संप्रत्य की पहचान। उदाहरण के लिए झांसी की रानी कविता कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान में स्वतंत्रता संग्राम, रानी लक्ष्मीबाई का जीवन, उनकी वीरता आदि का सुंदर वर्णन हुआ। अस्तु यह कविता विद्यार्थी में देशभक्ति का भावना विकसित करने उनमें वीरता, साहस आदि गुणों का विकास करने में अत्यंत सहायक है और इसके शिक्षण के मुख्य उद्देश्य भी यहाँ ही है। अतः इस कविता का शिक्षण कार्य करने से पहले ही शिक्षक को उसके संप्रत्ति की पहचान कर लेनी चाहिए। यदि वह पाठ्य वस्तु विषय की संप्रत्ति को पहले से ही पहचान लेता है तब वह इस कविता शिक्षण के उद्देश्य को भी निर्धारित कर सकता है। आवश्यकता के अनुसार वह पूरे पाठ्य विषय को अलग अलग इकाइयों में बांटकर अलग अलग पाठ्य योजना बना सकता है। उदाहरण का रेखांकन निर्माण शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण का यह दूसरा सोपान है। हिंदी शिक्षण में प्रत्येक विधि के अलग अलग उद्देश्य होते हैं। उदाहरण के लिए कविता, कहानी, निबंध आदि कविताओं के अलग अलग उद्देश्य यहाँ इनका संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है। मनुष्य का प्रत्येक कार्य उद्देश्यपूर्ण होता है। कवि अपनी कविता के द्वारा किसी न किसी उद्देश्य को पूरा करना चाहता है। यही कारण है कि कविता पाठ मानव के मस्तिष्क और हृदय पर अपने भावों के अनुसार प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। इस दृष्टि से कविता के अनेक उद्देश्य हो सकते हैं जिन्हें एक साथ निर्धारित नहीं किया जा सकता। यदि यह एक निर्विवाद सत्य है कि कविता विद्यार्थियों पर अस्थायी प्रभाव डालती है। बहुत समय बीत जाने पर भी कविता का प्रभाव उस पर देखा जा सकता है। शिक्षा शास्त्रियों ने कविता शिक्षण के दो उद्देश्य निर्धारित किए। सामान्य उद्देश्य कविता को निरंतर पढ़ने या तो सुनने से सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति होती है और इन उद्देश्यों का वर्णन इस प्रकार है। प्रथम सामान्य उद्देश्य यह है कि विद्यार्थियों को स्वर, लय, आरोह अवरोह के साथ कविता पाठ करने में सक्षम बनाया। छोटे बच्चों को तुकबंदी सामग्री पढ़ने का अभ्यास कराना। कविता स्वर पढ़ने में विद्यार्थी को सक्षम बनाना। कविता के विचारों और तथा भावों के साथ तादात्म्य स्थापित करते हुए विद्यार्थियों को अलौकिक आनंद की अनुभूति करना। कविता शिक्षण के अंतर्गत उचित भाव के साथ कविता पाठ करना, विद्यार्थियों में केवल कविता के प्रति रुचि जागृत करना और उसके भावों, कल्पनाओं तथा अभिव्यक्तियों के सौंदर्य को परखने की योग्यता का विकास करना। छात्रों में कविता पाठ द्वारा कल्पना और बौद्धिक शक्ति को विकसित करना। कविता शिक्षण द्वारा छात्रों में सद्बुद्धि अथवा सात्विक भावों को विकसित करना ताकि उनके चरित्र का सुनिश्चित निर्माण हो सके। कविता के मुख्य विचारों, भावों तथा कल्पना शक्ति को समझने की योग्यता का उनमें विकास करना। छात्रों को सौंदर्य की परख करने के योग्य बनाना। कविता शिक्षण द्वारा छात्रों को साहित्य से परिचित कराना और उनको रुचि उत्पन्न करना कि वो अपने में स्वाध्याय की आदत विकसित कर सके। छात्रों को कविता शिक्षण की विभिन्न शैलियों का इस प्रकार परिचय दिया जाए कि तो कविता शिक्षण द्वारा छात्रों को साहित्य से परिचित कराना और उनमें ऐसी रुचि उत्पन्न करना कि वो अपने स्वाध्याय की आदत विकसित कर सके। छात्रों का कविता शिक्षण की विभिन्न शैलियों का इस प्रकार परिचय दिया जाए कि वे अपने मौलिक विकास शैली को विकसित कर सके। विशिष्ट उद्देश्य का संबंध मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं से है। कविता मानव के जीवन के किसी न किसी पहलू से संबंधित होती है। जब हम उस पहलू को सामने रखकर कविता के उद्देश्य की चर्चा करेंगे तो वह विशेष उद्देश्य कहलाएगा। संक्षेप में कविता के उद्देश्य इस प्रकार है। छात्रों को कविता विशेष का पूर्ण ज्ञान प्रदान करना, छात्रों का विशेष का संक्षिप्त परिचय देना, छात्रों को कविता के संदेश से अवगत कराना, कविता के भाव पक्ष तथा कला पक्ष के छात्रों को अवगत कराया, कविता में वर्णित अभिव्यक्त भावों विचारों को बिना किसी परिवर्तन के छात्र तक पहुँचाना। कहानी शिक्षण के उद्देश्य कहानीगत साहित्य की महत्वपूर्ण विधा है। कहानी शिक्षण द्वारा बच्चों को शिक्षा के साथ साथ मनोरंजन तथा आनंद दिया जाता है। भाषाई ज्ञान के व्यावहारिक प्रयोग का अभ्यास करने के लिए कहानी शिक्षण अत्यधिक उपयोगी। कहानी के उद्देश्य प्रकार चाहते हुए सीताराम चतुर्वेदी लिखते हैं कि कहानी का प्रमुख उद्देश्य आनंद देना है। जिस प्रकार गंगा स्नान करने के लिए जाने वाले भक्त का मुख्य उद्देश्य गंगा स्नान करना होता है, किंतु इसके साथ साथ उसे देव दर्शन भी मिल जाता है। उसी प्रकार पाठशाला में कहानी करने का प्रधान उद्देश्य तो बच्चों को आनंद देना है, भले ही उसमें नीति, व्यवहार, शिष्टाचार आदि के उद्देश्य निकल आए और छात्रों को प्रभावित करें। उक्त कथन से यह स्पष्ट हो जाता है कि कहानी शिक्षण पूर्णतः तो उद्देश्य है। इसे हम इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। कहानी शिक्षण से छात्र ध्यानपूर्वक सुनकर अर्थ ग्रहण करने के कौशल में प्रवीण होते हैं।
कहानी शिक्षा से बच्चों के कौशल, लेखन कौशल, शक्तियों, मुहावरे तथा लोकोक्तियों के भंडार में वृद्धि होती है। कहानी शिक्षण से विद्यार्थी स्वयं कहानी कहने में सक्षम समर्थ होते हैं और मौखिक रूप से अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं। इस विद्यार्थियों की साहित्य में रुचि विकसित होती है। विद्यार्थियों का आनंद मनोरंजन होता है, स्वस्थ मनोरंजन होता है और कहानी पढ़कर सुनकर उसमें आनंद की प्राप्ति होती है। कहानी शिक्षण से विद्यार्थियों में कल्पना शक्ति तथा संस्मरण शक्ति का समुचित विकास होता है। कहानी शिक्षण विद्यार्थियों को मानव जीवन के विविध पक्षों, पौराणिक कथाओं, ऐतिहासिक घटना, सामाजिक परिस्थितियों तथा दशाओं, पशु पक्षियों तथा मानव के स्वभाव, धार्मिक आस्थाओं तथा सांस्कृतिक मूल्यों से परिचित कराता है। पाठ्य सामग्री में सूक्ष्म तथा कठिन तथ्य सरल तथा बोधगम्य बन जाते हैं। कहानी शिक्षण से विद्यार्थी एकाग्र मन से ध्यानपूर्वक अध्ययन करने में प्रवृत्त होते हैं। पाठ्य विषय के प्रति छात्रों में जिज्ञासा तथा रुचि उत्पन्न होती है। कहानी शिक्षण के उद्देश्य, उपयुक्त उद्देश्य तभी पूरे हो सकते हैं जब बच्चों को एक अच्छी कहानी सुनाई जाए। इसलिए कहानी का चयन भी सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए। इसके साथ शिक्षक को बच्चों के सामने रोचक ढंग से कहानी को प्रस्तुत करना चाहिए। निबंध शिक्षा के उद्देश्य अनेक भाषाविदों, शिक्षाविदों, निबंध शिक्षण के उद्देश्य अनेक भाषाविदों, शिक्षाविदों आदि ने अपने अपने मतानुसार निबंध रचना शिक्षण के उद्देश्य को स्पष्ट किया। C.H. चैंपियन इस संबंध में अपने विचार प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, निबंध का अंतिम उद्देश्य विद्यार्थियों के विचारों को क्रमित रूप से अपनी ही रीति से ही स्वतंत्रपूर्वक सजाने देना, अपना ही सब चयन करने देना, अपने विचारों को स्वतंत्रपूर्वक व्यक्त करने देना। निबंध रचना शिक्षण के उद्देश्य विद्यार्थियों को अपने भाव, विचार और किसी नए दृश्य के देखने के बाद मन की प्रतिक्रिया आदि को स्पष्ट तथा प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त करने में सक्षम बनाना। विद्यार्थियों के अंदर मौलिक चिंतन, मनन, निरीक्षण आदि की भावना का विकास करना। विद्यार्थियों के कला लेखन कौशल, शक्ति भंडार में लोकोक्तियों आदि में वृद्धि करना। विद्यार्थियों में मौलिक लेखन कार्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना। विद्यार्थियों को निरीक्षण शक्ति का विकास करना। विद्यार्थियों को निबंध की विविध शैली से परिचित कराना। विद्यार्थियों में कल्पना शक्ति का विकास करना। अस्तु पाठ्य विषय के संप्रति पाठ्य योजना तथा इकाई योजना के अंतर्गत शिक्षक को यह निर्धारित कर लेना चाहिए कि इस पाठ्य विषय के शिक्षण द्वारा विद्यार्थियों को में कौन कौन से व्यवहार परिवर्तन होंगे, इनमें किन किन भाषाओं इस शैलियों का विकास होगा और इसके शब्द भंडार में कितनी वृद्धि होगी। शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण करने के उपरांत शिक्षक इस व्यवहारिक शब्दावली में लिखना या ताकि शिक्षण कार्य के उपरांत और मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान यह ज्ञात कर सके किन किन शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त किया जा चुका है। प्रत्येक प्रयोगात्मक क्रियाओं का रेखांकन अथवा निर्माण। पाठ्य शिक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण करने हो जाने के पश्चात शिक्षा शास्त्र विश्लेषण का तीसरा सोपान आरंभ होता है। इसके अंतर्गत वह उन शिक्षण विधियों का चुनाव करता है जो शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक हो सकती है। वह उन सहायक सामग्रियों का भी चयन करता है जिसका प्रयोग करके वह शिक्षण प्रक्रिया को सुगम और बोधगम्य बना सकता है ताकि शिक्षण उद्देश्य से सहजता से प्राप्त हो सके। हिंदी के शिक्षण में कहानी, नाटक, उपन्यास, व्याकरण, निबंध आदि के शिक्षण हेतु विभिन्न शिक्षण विधियाँ प्रचलित है तथा कविता शिक्षण की विधियाँ शिक्षाशास्त्रियों ने कविता शिक्षण की अनेक विधियों का उल्लेख किया। भाषा शिक्षण को विद्यार्थियों के मानसिक और बौद्धिक स्तर को ध्यान में रखते हुए कविता शिक्षण की विधियों का चयन करना चाहिए उसके जिससे कविता शिक्षण निश्चय प्रभावशाली हो। कविता शिक्षण की प्रभावशाली बनाने वाली प्रमुख विधि इस प्रकार शब्द पदार्थ कथन विधि, मीनिंग एक्सप्लेनेशन मेथड, गीत विधि, मेथड ऑफ सिंगिंग, अभिनय विधि, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, खंडाव विधि, पार्ट और फैक्टर मेथड, व्यास विधि, डिस्कशन मेथड, व्याख्या विधि, मेथड ऑफ एक्सप्लेनेशन, तुलना विधि, कंपेरेटिव मेथड, समीक्षा विधि, क्रिटिकल एनालिसिस मेथड, व्याकरण शिक्षण की प्रणाली एवं विधियाँ। व्याकरण शिक्षण सामान्य भाषा शिक्षण से अलग प्रक्रिया है। प्रत्येक स्तर पर व्याकरण शिक्षण एक जैसा नहीं होता। उदाहरण के लिए प्राथमिक स्तर व्याकरण के नियमों को चर्चा किए बिना अभ्यास द्वारा बच्चों को भाषा शिक्षा दिया जाता है और इससे भाषा संबंधी त्रुटियों को दूर किया जाता है। यदि इस स्तर पर बच्चों को व्याकरण के नियम सिखाने का प्रयास किया जाए तो बच्चों के मस्तिष्क पर बोझ होगा। लेकिन छठी कक्षा तक आते आते बच्चे मातृभाषा पर पर्याप्त अधिकार पा लेते हैं। यही नहीं, उनका मानसिक और बौद्धिक विकास पर्याप्त मात्रा में हो जाता है। अतः माध्यमिक स्तर पर बच्चों को व्याकरण के नियमों की जानकारी दी जानी चाहिए। छठी और सातवीं कक्षा में बच्चों को संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि की जानकारी दी जा सकती है लेकिन उनके भेदों की जानकारी नहीं दी जानी चाहिए। आगे चलकर 7वीं 8वीं कक्षा में संज्ञा, सर्वनाम आदि के भेदों की जानकारी दी जा सकती है। माध्यमिक स्तर पर पहुंचकर बच्चों का समुचित मानसिक विकास हो जाता है, वे संश्लेषण का विश्लेषण करने में सक्षम हो जाते हैं।
माध्यमिक स्तर पर पहुँचकर बच्चों का समुचित मानसिक विकास हो जाता है, वे संश्लेषण तथा विश्लेषण करने में समर्थ हो जाते हैं। इस स्तर पर पहुँचकर पूर्व कक्षा में पढ़ाए गए व्याकरण नए नियमों की समुचित जानकारी दी जा सकती है और उनकी भाषा का अधिकाधिक विकास कराया जा सकता है। इस स्तर पर औपचारिक व्याकरण का ज्ञान उनके द्वारा सीखी कई भाषा को व्याकरण सम्मत बनाता है। वे शुद्ध भाषा को बोलना तथा लिखते हैं। अतः निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि माध्यमिक स्तर पर ही बच्चों को व्याकरण नियमों की समुचित जानकारी दी जानी चाहिए। व्याकरण शिक्षण के लिए मुख्य रूप से 3 प्रणालियाँ प्रचलन में है, जो निम्नलिखित सिद्धांत प्रणाली, प्रिंसिपल मेथड, पाठ्यपुस्तक विधि, टेक्स्ट मेथड, सूत्र विधि, फॉर्मूला मेथड, भाषा संसर्ग प्रणाली, लैंग्वेज कॉन्टेक्ट सिस्टम, व्याख्या प्रणाली, एक्सप्लेनेशन मेथड, विधि प्रणाली, ब्रेडकिन मेथड, आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड, निगमन विधि, डिडक्टिव मेथड, सहयोग विधि, कोऑपरेटिव मेथड। कहानी शिक्षण की विधियाँ। कहानी शिक्षण के लिए योजना बनाते समय शिक्षक को सबसे पहले यह ध्यान में रखना चाहिए कि बच्चों का स्तर क्या है। प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए वह चित्र वर्णन विधि, भाषा यंत्र विधि, प्रश्नोत्तर विधि आदि का प्रयोग कर सकता है। क्योंकि इस स्तर के बच्चों के सब वेगों में स्थिरता होती है, वे अधिक समय तक एकाग्र चित्र होकर नहीं बैठ सकते। दूसरी ओर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों का काफ़ी मानसिक विकास हो जाता है, वे अधिक मानसिक रूप से स्थिर रख सकते हैं, जिसके साथ साथ मन के अंतर्द्वंद आदि को समझने में सक्षम हो चुके होते अतः इसके लिए कुछ अन्य विधियाँ अपनाई जा सकती है। कहानी शिक्षण की प्रमुख विधियाँ निम्नलिखित हैं: प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, बोध, परीक्षा, पुनरावृत्ति, गृह कार्य। नाट्य शिक्षण विधियाँ। नाट्य शिक्षण हेतु निम्नलिखित शिक्षण विधियाँ प्रयोग में लाई जा सकती है: कथन विधि, आदर्श नाटक वाचन विधि, व्याख्या विधि, विश्लेषण विधि, रंगमंच विधि, कक्षा संयुक्त विधि। अतः इस प्रकार हिंदी शिक्षण में पाठ्य विषय की संप्रत्ति, उसकी पाठ्य योजना, उसके शिक्षण उद्देश्य आदि के अनुरूप ही शिक्षण विधियों का चुनाव किया जाए। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि किसी पाठ्य विषय की तो अधिक पाठ्य योजना बनती है, तब यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक पाठ्य में समान शिक्षण विधि का प्रयोग हो। शिक्षण विधि का चयन तो पाठ्य विषय की सामग्री के अनुरूप होना चाहिए। पाठ्य कक्षा में पाठ्य विषय के शिक्षण के दौरान किन किन प्रयोगात्मक क्रियाओं का संचालन करेगा, उन्हें भी व्यावहारिक जानकारी में लिख लेना चाहिए, ताकि शिक्षण प्रक्रिया योजना के अनुसार कर संपन्न की जा सके। इसी प्रकार इस सोपान में शिक्षक को उन सहायक सामग्री जैसे चित्रीकरण, पट, चौक, प्रतिमा आदि की भी सूची बना लेनी चाहिए, जिनका उपयोग वह शिक्षण प्रक्रिया के दौरान करेगा। इन सामग्रियों को भी व्यवहारिक शब्दावली में लिख लेना चाहिए, ताकि कक्षा में प्रवेश करने से पहले ही उनका समुचित प्रबंध किया जा सके। मूल्यांकन तकनीक विधि निर्माण। मूल्यांकन तकनीक निर्माण यह किसी भी पाठ्य विषय का शिक्षण शास्त्रीय विश्लेषण करने का अंतिम सोपान है। जैसा कि हम जानते हैं कि शिक्षण प्रक्रिया उद्देश्यपूर्ण होती है। कक्षा में शिक्षक कार्य करने द्वारा पूर्व निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति हुई अथवा उन्हें नहीं, इसे जानने के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। इस प्रकार कक्षा में शिक्षण कार्य के दौरान शिक्षक मूल्यांकन प्रक्रिया अपनाकर यह ज्ञात कर सकता है कि क्या विद्यार्थी उसके शिक्षण कार्य से लाभान्वित हो रहे हैं या इस कालांश शिक्षण कार्य द्वारा शिक्षक उद्देश्य प्राप्त हो रहे हैं अथवा नहीं आदि। अतः इस सोपान में शिक्षक मूल्यांकन की उन विधियों तकनीकों का चयन करता है जिन्हें वो कक्षा में लिखित शिक्षण के दौरान कालांश अथवा पाठ्य विषय की समाप्ति पर अपनाकर विद्यार्थियों को उन्नयन का मूल्यांकन कर सकता है। विद्यार्थी उन्नयन मूल्यांकन की आधुनिक तकनीकी का प्रयोग या प्रविधियाँ निम्नलिखित परिमाणात्मक विधि, मौखिक ओरल टेस्ट परीक्षा, मौखिक परीक्षा, ओरल टेस्ट, लिखित परीक्षा, राइटिंग टेस्ट, प्रयोगात्मक परीक्षा, प्रैक्टिकल टेस्ट, विभिन्नात्मक प्रविधियाँ, क्वालिटेटिव टेक्निक्स, प्रश्नावली, क्वेश्चनियर, संचयी अभिलेख, आलेख, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स, आकस्मिक निरीक्षण आलेख, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, रेटिंग स्केल, व्यक्तिगत अध्ययन, केस स्टडी, सतत तथा व्यापक मूल्यांकन विधि, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव मेथड, मानक संदर्भ परीक्षण विधि, नॉर्म्स रेफरेंस मेथड, मानदंड संदर्भित परीक्षा विधि, क्राइटेरियन रेफरेंस मेथड। अतः पाठ्य विषय के शिक्षण शास्त्रीय विशेषण के इस अंतिम सोपान में हिंदी शिक्षक सभी मूल्यांकन तकनीकों विधियों का चयन कर लेता है और उन्हें व्यवहारिक शब्दावली में लिख देता है। इस मूल्यांकन के द्वारा वह ज्ञात कर सकता है कि शिक्षण उद्देश्य किस स्तर पर प्राप्त किए जा सके, किन शिक्षण उद्देश्यों की आंशिक रूप से प्राप्ति हुई। यदि शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हुई तो क्या उसका शिक्षण कार्य दोषपूर्ण था, विद्यार्थियों के व्यवहार प्रवर्तन में क्या सुधार हुआ, क्या पाठ्य विषय विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता के अनुरूप है। उपयुक्त विवेचन के उपरांत संक्षेप में कहा जा सकता है कि कक्षा में प्रवेश करने से पहले ही शिक्षक को अपने विषय
पाठ्य विषय के आरंभ से लेकर अंत तक की ऐसी योजनाएं बना लेनी चाहिए जिससे उसका शिक्षण कार्य प्रभावित न हो। शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम है तभी संभव है कि वह पाठ्य विषय का शिक्षा शास्त्र विवेचन करते हुए वे सबसे पहले उसकी प्रथम पट्टियों की पहचान करें, उसके बाद विषय उद्देश्यों का निर्धारण करें, तत्पश्चात उन उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक सिद्ध होने वाली शिक्षण विधियों में सहायक सामग्रियों का चयन करें जिनकी सहायता से विद्यार्थियों के व्यवहार पर अपने शिक्षण कार्य, पाठ्य विषय की जटिलता आदि का समग्र मूल्यांकन कर सकें। पुस्तकालय क्या है? भाषा शिक्षण में उसकी उपयोगिता बताइए। पुस्तकालय सामान्य शब्दों में पुस्तकालय वह स्थान है जहाँ पुस्तकें रखी जाती है। विभिन्न विषयों से संबंधित होती है। विद्यालय पुस्तक विद्यार्थियों के साथ साथ अध्यापकों के लिए भी अत्यधिक उपयोगी होता है। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार पुस्तकालय नवीन पुनर्गठित विद्यालय के बौद्धिक तथा साहित्यिक जीवन का केंद्र है और समस्त विषयों की शिक्षा के लिए इसका वही स्थान है जो विज्ञान के अध्ययन के लिए प्रयोगशाला और प्राविधिक अध्ययन के लिए वर्कशॉप का है। प्रसिद्ध शिक्षा दार्शनिक जॉन ड्यूवी ने पुस्तकालय को शिक्षालय के हृदय की संज्ञा प्रदान की है क्योंकि इसके केंद्र में आकर बालक अपनी अनुभूतियों, समस्याओं तथा प्रश्नों को उचित समाधान एवं उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। पुस्तकालय मानव द्वारा अर्जित अनुभव एवं ज्ञान की संचित निधि है और छात्रों के अतिमिर को नष्ट करके ज्ञान ज्योति विकीर्ण करने का अनुपम साधन मानव जीवन के बौद्धिक एवं सांस्कृतिक उत्कर्ष का वह सर्वश्रेष्ठ विधायक है। महान विचारक सिसरो की दृष्टि से पुस्तक सहित कक्षा वैसे ही है जैसे आत्मा रहित शरीर। अतः विद्यालय के लिए पुस्तकालय की व्यवस्था बहुत ही आवश्यक। पुस्तकालय की उपयोगिताएं। पुस्तकालय की सर्वमान्य उपयोगिता में लिखित आत्मशिक्षा। पुस्तकालय बाल अथवा भक्ति की आत्मशिक्षा का बहुत बड़ा साधन है। शिक्षक द्वारा प्रदत्त शिक्षा रीतिबद्ध औपचारिक एवं विषय क्षेत्र से प्रतिबंधित होती है। बालक शिक्षक पर निर्भर करता रहता है किंतु पुस्तकालय में वह शिक्षा ग्रहण करता है और उसमें अध्ययन की दृष्टि से आत्मनिर्भरता का भाव विकसित होता है। सतत शिक्षा। पुस्तकालय सतत निरंतर शिक्षा का साधन। विद्यालय की शिक्षा निश्चित अवधि के समय बाद समाप्त हो जाती है पर पुस्तकालय द्वारा अध्ययन क्रम जीवन चलता रहता है। विशेष शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि जीवन की वास्तविक तथा व्यवहारिक शिक्षा तो विद्यालय छोड़ने के बाद ही आरंभ होती है और इस समय ज्ञान प्राप्ति का साधन पुस्तकालय ही रहता है। सार्वजनिक शिक्षा। पुस्तकालय सार्वजनिक रूप से शिक्षा का साधन है। केवल छात्रों ही नहीं बल्कि उससे लाभ उठा सकते हैं। सामाजिक संपर्क का साधन। आज का विद्यालय सामाजिक जीवन एवं क्रियाओं का आधार केंद्र माना जाता है और इसकी दृष्टि से विद्यालय को सामाजिक संपर्क बनाए रखने के लिए अनेक शैक्षिक तथा सांस्कृतिक क्रियाकलापों का आयोजन करना पड़ता है। इन क्रियाओं में पुस्तकालय का महत्वपूर्ण योगदान। विद्यालय का पुस्तकालय स्थानीय समुदाय के लिए एक प्रमुख आकर्षण का विषय बन सकता है। प्रतिदिन कुछ समय के लिए पुस्तकालय समुदाय के लिए खुला रहना चाहिए। उपयुक्त उपयोगिता के अतिरिक्त शिक्षालय शैक्षिक कार्यक्रमों और शिक्षार्थियों की दृष्टि से पुस्तकालय की उपयोगिता का संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार। स्वाध्याय की आदत। पुस्तकें की पढ़ते रहने से बालकों के स्वाध्याय की आदत पड़ जाती है, ज्ञान प्राप्ति की प्रेरणा जागृत हो जाती है और वे अजरामवत प्राज्ञो विद्यामर्थ च निश्चिन्त्य युक्ति चरितार्थ करने का प्रयत्न करते हैं। पुस्तकालय बालकों को ज्ञान की अज्ञान की अगाध राशि का पता चलता है। मनुष्य जितना ज्ञान प्राप्त करता है उतना ही अपनी अल्पज्ञता का अनुभव करता है कि उक्ति उसके सम्मुख सत्य होने लगती है और उसमें अधिकाधिक ज्ञान प्राप्ति की उत्कंठा पैदा हो जाती है। पाठ्य पुस्तक तथा कक्षा शिक्षण के माध्यम से वह उत्कंठा नहीं जागृत हो पाती। साहित्यिक शैक्षिक और साहित्यिक क्रियाओं में सहायता। भाषा वाद विवाद विचार गोष्ठी कविता संकलन कविता सुपाठ आदि कार्यक्रमों तथा प्रतियोगिताओं के लिए अच्छी सामग्री चयन पुस्तकालय से ही सहायता मिलती है। रुचियों का निर्माण तथा व्यक्तियों का विकास। छात्रों की रुचियों के निर्माण के लिए पुस्तकालय का उपयोगी अच्छा साधन है। यहाँ बालक अनेक विषयों की पुस्तकों का अवलोकन करता है और इससे उनके संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास में सहायता मिलती है। विविध विषयों के अध्ययन से छात्र की विशेष रुचि का पता चलता है। जिस विषय में उसकी रुचि होती है उसका अध्ययन वह गहराई से करता है। अवकाश का सदुपयोग। पुस्तकालय द्वारा अपने अवकाश का उपयोग रचनात्मक रूप से करना सीख जाता है और समय का अपव्यय नहीं करता। पढ़ने में आनंद का अनुभव करने लगता है। यहाँ वह परीक्षा की दृष्टि से नहीं पढ़ता बल्कि ज्ञानवर्धन और आनंद के लिए पढ़ता है। मौन पठन की सहायता।
मौन पठन की सहायता पुस्तकालय में मौन पठन का अभ्यास होता है और इसकी आदत सुदृढ़ हो जाती है, जो पठन का सर्वोत्तम रूप है। भावी जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। विद्वान छात्रों के साथ विज्ञान पेशे विज्ञान 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 के विकास और विस्तार के कारण पुस्तकों की संख्या इतनी बढ़ती जा रही है कि संपन्न परिवार का बालक भी सभी पुस्तकें नहीं खरीद सकता। निर्धन परिवार के बालक तो पाठ्य पुस्तक में सहायक सामग्री भी खरीदने में असमर्थ रहते हैं, तब उनको पुस्तकालय से सहज या आवश्यक पुस्तकें सुलभ हो जाती है। पुस्तकालय में एक ही पुस्तक से सैकड़ों पाठक लाभान्वित होते रहते हैं। पुस्तकालयों के प्रति सावधानी और सम्मान पुस्तकालय में बालकों में पुस्तक ठीक से उठाने, स्वच्छ रखने और उचित ढंग से पढ़ने की आदत पड़ती है और वे पुस्तकों का सम्मान करने सीख जाते हैं। पुस्तकालय के शांत, स्वच्छ और सुव्यवस्थित वातावरण का उनके अध्ययन पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। शिक्षकों के लिए उपयोगिता शिक्षण के दृष्टि से आवश्यक ज्ञान के लिए ही नहीं अपितु स्वयं अपने विशेष ज्ञान विस्तार के लिए भी पुस्तकालयों का प्रयोग करता है। संदर्भ पुस्तकें कोश आदि की आवश्यकता पड़ती रहती है। शोध के लिए अध्ययन सामग्री पुस्तकालय से ही प्राप्त होती है। थैंक यू।